नमस्कार सभी को एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं। आइए पढ़िए मस्त तरीके से। ठीक है ना, पढ़ना है और आगे बढ़ना है सिलेक्शन की ओर, ताकि हमें बहुत मज़ा आएगा। सिलेक्शन के बाद जो मज़ा आएगा ना भाई, देखने लायक होगा, कितना ज़बरदस्त सीन होगा उस दिन। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करनी है तो हमारे साथ बेटर एनरोल ऐप पे जुड़ सकते हो आप, जहां पर आपको सिलेक्शन की ओर पहुंचाया जाएगा। जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाना है आपको, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। पीवाईक्यू करने के लिए सारे प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है वो करने के लिए, यानी कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आया है इंडिया में किसी भी जगह, आप उसको ढूंढ के लेके आएंगे और आपको बताएंगे भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। तो वो चीज़ें पढ़नी है आपको, तो आप आ जाइए हमारे साथ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐप का नाम है बेटर इनरोल। ठीक है ना, सर्च करो प्ले स्टोर पे आ जाएगी, उसके अंदर एलम मेरी छोटी सी एक फ़ोटो लगाई नज़र आएगी टोपी वाले मास्टर की, तो वहाँ पे देख लेना। ऐसी ऐसी फ़ोटो नज़र आएगी, टोपी वाला मास्टर। ठीक है ना, ये टोपी वाला मास्टर। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, मैं तो लगा ही हुआ हूँ भैया। आज मैंने स्पेशल मार के छुट्टी, मैंने सोचा आज रगड़ते हैं क्लास। मेरा तो आज ही है, लेकिन आपने परसों भी ये वीडियो इस तरीके से देखी होगी, कल भी देखी होगी, आज भी देख रहे हो भी। मास्टर ने पीली टी शर्ट से प्यार हो गया क्या? प्यार नहीं हुआ। एक दिन में मैंने 5 वीडियो बनाने की सोची है, ये तीसरी वीडियो है। और भी हो सकती है 2 वीडियो, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँ। 3-4 दिन मेरे को घर जाना है, दिमाग में भड़क नहीं रहे बस भी क्यों क्लास नहीं आई, क्लास नहीं, क्योंकि आप मैसेज बहुत करते हो ना भाई। ठीक है। तो हमारा हीट चल रहा था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन है लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने बहुत काम किया था भाई यार चीज में यार। ठीक है ना। यानी न्यूटन का शीतलन नियम आपने पढ़ डाला तो एक क्वेश्चन लगा डाला ना। एक क्वेश्चन ही आता है, एक एक क्वेश्चन हर कंसेप्ट आ जाए तो क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन का मतलब ठंडा, कूल कूल, डर में कूल कूल भैया, वही वाला ठंडा। शीतलन मतलब ठंडा। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने वही बताया जो किताबों में लिखा है, वो हम पढ़ा देंगे आपको, काहे टेंशन लेते भैया। ठीक है। बोलो जी क्या बताया। इन्होंने कहा भी उष्मा के अंदर जो किसी पदार्थ है, मान लो कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ से उष्मा की हानि वातावरण, एटमॉस्फेयर जो है वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। बस हो गया काम। ठीक है। यानी मान लो कोई पदार्थ है ये, ठीक है, इसको बोलो एक बार, इससे हीट की हानि, हानि का मतलब हीट का लॉस होगा, यानी इससे उष्मा बाहर निकलेगी। मतलब क्या है, उष्मा बाहर निकलेगी, तभी हीट का। मान लो इसके पास 100 कैलोरी थी, ठीक है, अब इसने दे दी बाहर 20 कैलोरी सेंसिबल हीट, यानी इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हीट जैसे बाहर जाएगी तब टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी डिपेंड क्या करता है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करता है भी, यहाँ पर वातावरण के अंदर कितना टेम्परेचर है। मान लो टेम्परेचर इसमें है जितना, इतना वातावरण में, तो हीट का लॉस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उष्मा का हस्तांतरण नहीं होगा। ठीक है। अगर यहाँ टेम्परेचर कम है, मान लो इसका टेम्परेचर 80 डिग्री है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री है, तो हीट क्या होगी, इधर इस वातावरण में बाहर निकलेगी, यानी इसका उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं भी, ये जो वातावरण का टेम्परेचर है ना, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी बाहर का टेम्परेचर, मान लो आपके पास एक, नहीं आपने कभी सोचा है, याद करो, लोहे की राड ले ली गर्म करके,
एक तो वहां लेके जाओ आप जहां बहुत ज्यादा धूप है, वहां रख दो उसको, वो जल्दी ठंडी होगी क्या? और जल्दी ठंडी कहाँ होगी? उसी को आप लेके चले जाओ ठंडा इलाका सर्दी के अंदर, तो वो रोड क्या हो जाती है? ठंडी। यानी उष्मा जो है, उष्मा की हानि, यानी उष्मा का स्थानांतरण वातावरण की ओर क्या हो रहा है? जितना टेम्परेचर कम है, अगर वातावरण का टेम्परेचर कम है और पदार्थ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो पदार्थ बहुत ज्यादा जल्दी उत्सर्जित करेगा विकिरणों को और तापमान में छोड़ देगा, यानी वो बहुत जल्दी ज्यादा ठंडा होता है। कूलिंग कहाँ आ गई यहाँ पे? हानि होगी तो कूलिंग होगी या नहीं होगी? अरे उष्मा जब बाहर निकलेगी, हानि की बात की है यहाँ पे, ठीक है ना? अडेप्ट नहीं कर रहा ये, हानि की बात की है, लॉसेज की बात की है। जब उष्मा की हानि होगी, उष्मा की हानि का मतलब उष्मा कम होगी तो टेम्परेचर पदार्थ का कम होगा नहीं होगा? तो इसीलिए ये शीतलन का नियम कहा गया। बोलो जी कैसे? ठीक है, बोलो जी, बोलो जी। यानी जो आपका जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेल्टा टी के, याद रखना। और आपने पढ़ा भी होगा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, तो वही तो है ये, ठीक है ना? ये तो यानी उष्मा की हानि जो है वो तापमान के समानुपाती होगी। इसने कहा है, ठीक है, एक तो होती है आपकी गर्म वस्तु, समझने के लिए बता रहा हूँ ये। एक होती है ठंडी वस्तु, ठीक है ना? किससे गर्म वस्तु किसकी? यानी दो वस्तु आपके पास है, एक तो गर्म वस्तु एक ठंडी वस्तु, यानी दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, यानी दोनों का टेम्परेचर अलग है, दोनों में उष्मा भी अलग अलग है, दोनों में उष्मा भी अलग है। तो गर्म वस्तु है ना, अपने टेम्परेचर को बहुत जल्दी क्या करेगी? कम करेगी, ठीक है ना? यानी गर्म वस्तु जल्दी उष्मा का लॉस करेगी, यानी ऐसे ज्यादा उष्मा लॉस करेगी। उष्मा, इसमें क्या होगी? उष्मा हानि होगी, दर जो होगी वो ज्यादा होगी, और इसमें उष्मा हानि क्या होगी? कम उष्मा हानि होगी। बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इस बात को समझना है तो ऐसे समझना पड़ेगा, इससे नहीं समझ में आती है, समझ आना। ठंडी गरम, गरम ठंडी, गरम ठंडी, धीरे धीरे ये क्या होगी? ठंडी धीरे धीरे होगी। बोलो जी ऐसे समझ में नहीं आई तो अपने पास तरीका है। मान लो आपके पास एक वस्तु है जिसका टेम्परेचर क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है ना? 90 डिग्री वस्तु का क्या है? तापमान है, ठीक है। और एक वस्तु का है 40 डिग्री टेम्परेचर है, किसका? वस्तु का। दो वस्तु है अपने पास, तो गर्म कौन सी है इसमें से? ज्यादा गर्म कौन सी है? ये ज्यादा गर्म है। और इन दोनों की कंपेयर करें तो कौन सी इसके मुकाबले में ये ठंडी है? वैसे तो ये भी तो गर्म ही है, ठीक है, वैसे ठंडी है। अगर मैं कह दूं वातावरण का टेम्परेचर 10 डिग्री है, वातावरण का टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री है, ठीक है, तो ताप में अंतर ज्यादा किसके है? इसका मतलब ये होता है, यानी 90 और 10 यानी 70 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का? 80 डिग्री का अंतर है, यानी तापांतर। अरे तापांतर दोनों के अंदर, मान लो ये 10 डिग्री वातावरण का टेम्परेचर है, ठीक है ना? वातावरण छोड़ा है छोड़ा, वातावरण का कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों का टेम्परेचर का अंतर कितना हो गया? 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जितना ज्यादा ताप अंतर उतने ही जल्दी, उतना ज्यादा उष्मा का क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है ना? उतना ज्यादा उष्मा का क्या होगा? लॉस होगा। एक बात तो ये होगी। अब बताओ इसमें और इसमें कितना अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। ये दोनों वस्तु एक वातावरण में रखें जिसका टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री, तो इसमें 30 है, यानी उष्मा का लॉस किस में कम होगा? इसमें कम होगा, और इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात क्या? यानी ये क्या है? तापांतर है, तो इसके क्या होता है? समानुपाती होता है। ये बात लिखी है मैंने, तापांतर के समानुपाती होता है, ठीक है ना? मान लो किसी वस्तु को 90 डिग्री से 80 डिग्री लेके आना है, और एक वस्तु है जिसको 40 डिग्री से 30 डिग्री उसका टेम्परेचर लेके आना है, तो ये क्या करेगी? ज्यादा उष्मा का अवशोषण क्या करेगी? ज्यादा उष्मा उत्सर्जित करेगी, ज्यादा उष्मा उत्सर्जन करेगी, ये कहना चाहता है न्यूटन। और ये क्या करेगी? कम उष्मा उत्सर्जन करेगी, ये कहना चाहते थे भाई साहब न्यूटन, ठीक है ना? किसके मुकाबले? इसके मुकाबले, ठीक है ना? तो इनकी दोनों की तुलना है ये, ठीक है ना? एक ये पदार्थ है
90 से, यानी इसका और इसका ताप अंतर जो होगा, दोनों का ताप अंतर में क्या होगा, जिसका ताप अंतर ज्यादा उसमें विकिरण भी ज्यादा निकलेगी और जल्दी से जल्दी वो क्या होगी, उसकी दर जो ठंडे होने की होगी, यानी टेम्परेचर डाउन होने की दर होगी, यानी 90 से, और है तो किस में, यहाँ से 90 से 80 आया, यानी 10 ही टेम्परेचर घटा वस्तु का, यहाँ भी 10 घटा, लेकिन समय जो लगेगा ना वो इसमें कम लगेगा 10 में घटाने में, किसके मुकाबले, इससे, यानी इसका टेम्परेचर 10 जब तक घटेगा इसका और ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है ना। यानी समय जो दोनों के बीच में लगेगा वो समय इसमें कम लगेगा 10 डिग्री घटाने में, और इसमें समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ये कहना चाहते हैं भाई साहब, ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं। ठीक, तो ये जो विकिरण का उत्सर्जन है इनके हिसाब से किसके समानुपाती है, ठीक है ना, विकिरण उत्सर्जन किसके समानुपाती है, न्यूटन भाई साहब के हिसाब से, भाई साहब कह रहे हो सर जी, है बेइज्जती है तो, ठीक है, वो सर दादा, वो दादा कहते हैं भाई साहब, और क्या कहेंगे, भगवान कहते हैं यार, भगवान, है ना। विकिरण उत्सर्जन किसके, देखो एक तो तापांतर हो गया, अभी ताप में ज्यादा अंतर है, तापांतर, 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 तापांतर के समानुपाती है, तापांतर ज्यादा होगा तो क्या होगा, विकिरण भी ज्यादा होगा, ये ज्यादा ही बताऊंगा मैं, ठीक है ना। और पदार्थ का पृष्ठ, पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, मान लो पृष्ठ क्या होगा, ज्यादा होगा, तो विकिरण भी क्या होगा, ज्यादा उष्मा का लॉस होगा, उत्सर्जन होगा। और पदार्थ की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, किस पे करता है, पदार्थ की प्रकृति, पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, मान लो खुरदरा है तो ज्यादा होगा, चिकना है तो कम होगा, खुरदरा है तो ज्यादा होगा या चिकना है तो कम होगा, लिखो इस बात को आगे लिखते हैं। समझ में आ गई ना बात, आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं, बोलो जी परेशानी तो हो स्टार्ट हो जाती है जी, फिजिक्स का नाम लेते हैं यार, हमें तो नहीं होती भैया, क्या करें। यानी विकिरण का उत्सर्जन, लो जी क्वेश्चन आएगा यहाँ से, विकिरण का उत्सर्जन सजनो, ठीक है, विकिरण का उत्सर्जन यानी किस पे डिपेंड करता है, यानी निर्भर किस पे करता है, निर्भर किस पे करता है, समझा दूं क्या, समझा दे, मान लो आपके पास ये पदार्थ है, इसका कितना पृष्ठ है उस पर डिपेंड करेगा, अब ज्यादा पृष्ठ होगा तो ज्यादा विकिरण निकलेगी, बोलो जी हाँ जी, ठीक है, चिकना है तो कम निकलेगी, बोलो जी चिकना है, चिकना है तो क्या निकलेगी, कम निकलेगी, ठीक है ना, चिकने में कम निकलती है, खुरदरे में ज्यादा निकलती है। ताप अंतर, यानी इसका 90 मान लो, इसका 10 है, तो ताप अंतर, जितना ज्यादा ताप अंतर उतनी ज्यादा क्या निकलेगी, विकिरण निकलेगी। बोलो जी ये तो समझ में आ गया, लिख दो बस, ज्यादा नहीं है ना। तो निर्भर किस पे है, पृष्ठ पे, पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, कितना क्षेत्रफल है उसका, ज्यादा क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ज्यादा है, पृष्ठ का से ज्यादा है तो विकिरण क्या है, उष्मा का उत्सर्जन भी क्या है, उष्मा उत्सर्जन भी क्या है, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, यानी ज्यादा मोटी वस्तु है उससे, यार सीधा सीधा मोटी वस्तु से मोटा मोटा उत्सर्जन होगा, सीधी बात है ना। छोटी बात करें तो निर्भर और किस पे करती है, ताप अंतर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो है, ताप अंतर, यानी ताप अंतर ज्यादा होगा ना, उतनी उष्मा का उत्सर्जन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ताप अंतर कम है तो उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की प्रकृति, ऐसे मत करो यार, इज्जत बहुत है यार, इनकी बुकों की तो इज्जत करते हैं आप। मान लो चिकनी है, चिकनी है सतह उसकी, चिकनी सतह, तो उत्सर्जन क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन कम होगा, लिख लेना, ठीक है। और खुरदरी है तो ज्यादा होगा, खुरदरी है तो उष्मा का उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। 2 55 55 हो गया होगा, अलार्म बात जे भाई, समझ में आ गई बात क्या, इस बात को आपने समझ डाला तो आपकी लाइफ झींगा लाला होगी, है ना। तो आप लिख लो बस,
उत्सर्जन क्षमता। सारे वर्ड पढ़ के जाओगे ना, बिल्कुल आसान है यार, पढ़ ले बस, समझ में अपने आप आ जाएगा। इमिशन कैप इमिशन कैपेसिटी, ठीक है ना। उत्सर्जन की क्षमता यानी कोई पदार्थ कितना उत्सर्जित कर सकता है, उष्मा का कितना उत्सर्जन कर सकता है। लिखें तो इस प्रकार लिखें इसको, ठीक है। कोई विशेष समय में, कोई विशेष समय में पदार्थ द्वारा उष्मा का उत्सर्जन उसकी उत्सर्जन कुछ नहीं है यार, क्षमता कहलाता है। यानी कोई पदार्थ मान लो उसने 1 सेकंड में कितना उष्मा का उत्सर्जन कर दिया। एक पदार्थ है, मान लो एक पदार्थ ऐसा है, मान लो 1 सेकंड में 100 कैलोरी कर रहा है, और एक पदार्थ है 1 घंटे में 100 कैलोरी कर रहा है, तो उत्सर्जन क्षमता ज्यादा किसकी हुई? बोले जी जो 1 सेकंड में 100 कैलोरी उत्सर्जित कर देगा, और 1 घंटे में जो 100 कैलोरी करेगा उसकी उत्सर्जन क्षमता तो कम है। उत्सर्जन क्षमता का मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है। मैं कह दूं आप काम कितना कर सकते हो, बोले जी मैं 1 घंटे में दो 10 पेज पढ़ सकता हूँ, यानी ये आपकी क्षमता है। और एक कह दीजिए मैं 1 हफ्ते में 10 पेज पढ़ सकता हूँ, यानी उसकी क्षमता ढीली है, ठीक है ना। तो क्षमता का मतलब वो हो गया अभी आप कितना क्या कर सकते हैं। तो कोई पदार्थ है वो कितना उष्मा का उत्सर्जन कर सकता है, तो उसको उत्सर्जन क्षमता कह दिया। और आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ने की क्षमता कह देंगे, भी आपकी पढ़ने की क्षमता क्या है। तो वही से हमें भी पदार्थ के द्वारा कितनी उष्मा का उत्सर्जन किया जा सकता है समय के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। तो यहां से क्या पूछा जाएगा, तो याद रख लो चमकदार, चमकदार, और दूसरा लिख लो खुरदरा, रफ। एक होता है समूथ, एक होता है खुरदरा, ठीक है ना, खुरदरा। तो खुरदरा है ना बहुत ज्यादा क्षमता, खुरदरे की ज्यादा, चमकदार की क्या है? कम है। चमकदार की क्या है? कम है, ठीक है। और खुरदरे की क्षमता क्या है? ज्यादा है। खुरदरा क्या करता है? बहुत ज्यादा खुरदरा है, उतनी ज्यादा उष्मा को फेंक देता है। चिकना क्या करता है? कम करता है। यानी चमकदार उत्सर्जन कम करते हैं और खुरदरे क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। और इसी प्रकार केतली वेतली का एग्जाम्पल यहीं दे दे क्या, ये सारे मिले जुले हैं भैया, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर इसको मैं उठा लूं मान लो, तो मेरे पास कुछ तो बचेगा। यही है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे और आगे भी चलेंगे, लेकिन आप ये लिख लेना, ठीक है। चाय की केतली, ये और भी लिखेंगे, बात पहले भी लिखा होगा, अंदर व बाहर से चमकदार बनाई जाती है। एग्जाम्पल आपको पता ही चल गया, क्योंकि चमकदार पदार्थ की, चमकदार पदार्थ की उत्सर्जन क्षमता कम होती है। ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे भी, क्षमता बताओ, कम होती है, जिससे उसमें चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। चाय
केतली में तो गर्म हो जाती है, थर्मस में ठंडी नहीं होती, गर्म हो जाती है ना। क्लियर है, ये बात हो गई। थर्मस लिख लो भाई, थर्मस। थर्मस तो देखा ही होगा आपने, ठीक है ना। तो इसकी भी बाह्य सतह व इंटरनल जो आपका सरफेस है, आंतरिक सतह, चिकनी बनाई जाती है। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ की जितने टेम्परेचर की डालोगी वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, क्योंकि क्या होगा, न तो चिकना पदार्थ हीट बाहर भेजेगा ना बाहर से लेगा। यानी आप ठंडी चीज़ डालते हो तो बाहर के तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा थर्मस के अंदर, आप गर्म चीज़ डालते हो तो बाहर के टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उसके अंदर जिस टेम्परेचर की वस्तु डालोगे उसी टेम्परेचर की रहेगी, क्योंकि उसकी आंतरिक और बाह्य सतह जो है दोनों को ध्यान में रखते हुए भी न तो बाहर से उसमें अंदर जाए न अंदर वाली उसमें बाहर आए, इस प्रकार की सतह बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं चिकनी सतह या स्मूथ बनाई जाती है। बिल्कुल चिकना होता है, देखना, ठीक है। इसीलिए बनाई जाती है ताकि बाहर के टेम्परेचर के साथ अंदर का टेम्परेचर मैच न कर पाए। तो चमकदार जो होते हैं वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक नहीं होते, यानी चमकदार में कम क्षमता होती है, ज़्यादा क्षमता होती है, ठीक है ना। आगे लिख लो, एक कृष्ण पिंड होता है, ब्लैक बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रे ब्लैक बॉडी, ठीक है ना, बॉडी जवाब दे जाएगी ऐसे ऐसे। ब्लैक बॉडी क्या होता है, उसको कहते हैं जो पूर्ण विकिरण जो है ना, उष्मा, उष्मा पूरी की पूरी कह दे आजा मेरे अंदर समा जा, यानी पूरी उष्मा जितनी है मेरे अंदर आजा समा जा, उसको हम क्या कहते हैं, काला, ठीक है ना, काला पिंड या कृष्ण पिंड। काला कृष्ण को क्या कहते हैं, काला पिंड। कृष्ण काले थे क्या भैया, लेकिन गोपियां तो मेहरबान थी, कदरदान थी, है ना। तो क्या होता है काला पिंड। एक बैठा है भाई सामने, हंसता रहता है यार, ये हंसा देता है मेरे को, मैं जब कम देखता हूँ इस तरह ना। काला पिंड है वह पदार्थ जो पूर्ण उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड कहते हैं, या ब्लैक बॉडी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी कहा जाता है। यानी ब्लैक बॉडी का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ का मतलब है भी काला जो होता कपड़ा होता है या कोई भी काली वस्तु है वो क्या कर लेती है, उष्मा का बहुत ज़्यादा अवशोषण करती है, ठीक है ना, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। तो वो काला, जैसे गर्मियों में आप काले कपड़े पहन के निकलते हो, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसका कारण है भी हीट को अब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। कौन करते हैं, हीट अब्जॉर्बेशन जो है, अब्जॉर्वेशन जो है वो कौन करेगा, ब्लैक ज़्यादा करेंगे। गर्मियों में वाइट कपड़े पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद वस्तुएं जो होती है उष्मा का अच्छी अवशोषक नहीं होती, ठीक है ना। और काले कपड़े अच्छे अवशोषक होते हैं, इसीलिए हमें सर्दियों में काले कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि धूप के अंदर जाओगे तो बहुत ज़्यादा हीट आपके कपड़े अवशोषित कर लेंगे, जिससे आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। समझ में आई बात, यानी काला कपड़ा क्या करता है, या काला पदार्थ जो होता है वो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, लिख लो, ठीक है ना। काला रंग, काला या गहरा लिख लो, चाहे गहरे भी नहीं पहनने चाहिए कोई भी, नीला बहुत ज़्यादा गहरा पहनते हो आप, डार्क पहनते हो तो वो भी आपको नुकसान करेगा, लाइट कलर के पहनने चाहिए। काला रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। अगर काला रंग अच्छा अवशोषक होता है तो आपको कहा गया है, हिदायत दी जाती है भी काला रंग के कपड़े सर्दियों में पहनने चाहिए, पहने जाते हैं, ठीक है, सर्दियों में पहने जाते हैं, क्योंकि
काला रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, उष्मा जैसे ही वो पसीना आ जाएगा भैया, तो उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा, जिससे क्या होगा आपको, मतलब सर्दियों में तो हीट की जरूरत होती है, तो ज़्यादा हीट मिलेगी। तो काला रंग के कपड़े सर्दियों में पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग है और शुष्क होता है। गर्मियों में क्यों नहीं पहनने चाहिए, तो आप कह देना जी गर्मी ज़्यादा लगेगी, इसलिए गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहने जाते, ठीक है ना। बोले हम तो पहनेंगे, पहन लो, रोकता तो आपको कोई थोड़ी रोक सकता है भैया, ठीक है ना यार। गहरे कलर के भी नहीं पहनने चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग के कपड़े गर्मियों में पहनने की सलाह ज़्यादा, गर्मियों में पहने जाते हैं, ठीक है। तो कह देना सफेद रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं है। ठीक है, नहीं है लिख देना। क्योंकि सफेद कपड़े पहनोगे तो वो क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित ना करके वापस क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा विकिरण को, तो इसलिए क्या है वो अच्छे रहते हैं, आरामदायक रहते हैं, बढ़िया रहते हैं आपके लिए। हो जाएगा। तो उष्मा के अच्छे अवशोषक नहीं है, कम अवशोषित करते हैं, और ये ज़्यादा अच्छे अवशोषक हैं तो ज़्यादा अवशोषित करते हैं, ठीक है। एक नियम आता है फिर, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहता, यह कहता है अच्छे अवशोषक, दिखाई नहीं देता ना, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ये कह रहा है भी अच्छे उत्सर्जक, ठीक है। आह, बैठ के लिखता हूँ भाई, 4-5 घंटे हो गए यार खड़े हुए, आपको तो इतनी क्लास नजर आ रही होगी, लेकिन भी अच्छे अवशोषक का मतलब क्या, दिखाई देती है क्या, गर्दन दिखाई दे रही है मेरी। अच्छे अवशोषक ही क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ, बैठ के पढ़ाना हो ना तो मैं बोलता रहूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ भी जो हीट को ज्यादा अवशोषित करेगा ना, वो उतना ही ज्यादा उत्सर्जित भी करेगा, ठीक है ना। यानी जो जितनी ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब करेगा उतने ही क्या करेगा, इमिट भी करने की क्षमता रखेगा, समझे बात। भी कोई वस्तु, अगर वस्तु क्या कर ले, हीट को ज्यादा अवशोषित करे, तो उसी वो वस्तु उतनी ज्यादा उत्सर्जित भी करेगी। मान लो जितनी हीट उसमें जल्दी समाएगी उतनी जल्दी बाहर भी निकलेगी, समझ में आ रही है बात ना। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, अभी किरचॉफ के नियम के अनुसार पदार्थ जो उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ठीक है। जैसे जी आप एग्जाम्पल दे दो, तो काली वस्तु अवशोषक है, तो क्या है, अच्छी
उत्सर्जक भी है। यानी काली वस्तु जितनी ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, अगर उसको आप बिना हीट से दूर लेके जाएं तो वो उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है ना। कोई सफेद वस्तु क्या होती है, बुरे उत्सर्जक, अवशोषक बुरे उत्सर्जक भी होते हैं। यानी सफेद वस्तु जल्दी गर्म होने में लेट टाइम लगता है तो वो ठंडी होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। सीधा मतलब यही है कि गर्म होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा तो उतना ही टाइम ठंडे होने में लगेगा, ये कहना चाहता है वो। ठीक है, समझ में आ जाएगी बात। तो अगर ये बात कवर हो गई आपकी तो एग्जाम्पल लिख लें। ठीक है ना। काली वस्तु क्या है, अच्छी अवशोषक भी है, अच्छी अवशोषक भी है, अवशोषक वह अच्छी उत्सर्जक भी है। ठीक है। श्वेत वस्तु की बात जब करते हैं हम, श्वेत वस्तु, ठीक है, बुरी अवशोषक और बुरी उत्सर्जक दोनों है। बुरी अवशोषक व बुरी उत्सर्जक। ठीक है ना। मान लो दोनों वस्तुओं को, आपके पास दो वस्तु है, ठीक है, एक सफेद है और एक काली है, दोनों को बराबर गर्म करके रखो आप। ठीक है ना। मान लो इसका भी आपने 50 डिग्री टेम्परेचर दे दिया और इसको भी आपने क्या कर दिया, 50 डिग्री टेम्परेचर दे दिया। ठीक है ना, हीट दी इतना भी, दोनों का कितना है, 50-50 डिग्री है। और आपने इसको रख दिया अंधेरे रात में या अंधेरे कमरे में, अंधेरे में रख दिया कमरे में। ठीक है ना। तो चमकेगी ज्यादा कौन सी, ये पूछ ले। सफेद और काली दोनों का तापमान समान है और आपने किसी अंधेरे में रख दिया, या जिस कमरे में प्रकाश नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल अंधेरा है, उस कमरे में रख दिया, तो कौन सी ज्यादा चमकती हुई नजर आएगी। तो सफेद चमकता, आपका आंसर रहेगा जी सफेद ही चमकेगी ज्यादा। गलत। क्योंकि उसमें लगता है किरचॉफ का नियम। क्या लगता है, किरचॉफ का नियम। वो ज्यादा अच्छी उत्सर्जक है, वही ज्यादा क्या है, विकिरण को ज्यादा, यानी ये ज्यादा जल्दी ठंडी होगी काली, सफेद आराम आराम से विकिरण का उत्सर्जन करेगी। तो विकिरण ज्यादा अवशोषित किसने किए थे, जल्दी किए थे, और जल्दी ये क्या करेगी, मीट कर देगी। भागो 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 भागो। तो ये क्या करेगा, भागेंगे जल्दी से जल्दी, तो उतनी ज्यादा क्या देगा, ज्यादा प्रकाश देना शुरू कर देगी। तो यानी चमकेगी कौन सी, तो चमकेगी ये, चमकेगी ज्यादा। कौन सी चमकेगी, ज्यादा ये चमकेगी। और ये क्या चमकेगी, कम चमकेगी, लेकिन कम चमकेगी। ठीक है ना, तो याद रखना। पेन ना गिरा कर भाई, अरे तंग पहले होता है ना। हो जाएगा। तो ये पूछे, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है अगर प्रकाश के 7 रंगों से अगर लाल रंग निकाल दिया जाए तो पक्की रंग कैसे दिखाई देंगे, हरे जैसे दिखाई देंगे। कई बार ये पूछ लिया जाता है काली वस्तु को ज्यादा गर्म करने पर वो कैसी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, हरी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। हरी वस्तु को ज्यादा गर्म करने पर कैसी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, लाल दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो ये चीजें भी पूछ ली जाती है आपसे, तो आप पढ़ लेना भैया, पढ़ लेना। किताब पढ़ोगे आपको सब कुछ दिया मिल जाएगा, छोटी बातें हैं, समझाने वाली बात समझा दूंगा। सफेद ज्यादा चमके, काली 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 वाली सफेद। ठीक है ना। ठीक है। दैनिक जीवन में बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे आपके जो चीनी मिट्टी की के बनाए जाते हैं, आपकी प्याली, चाय की प्याली, तो वो किरचॉफ के नियम के अनुसार बनाई जाती है। चाय की केतली बनाई जाती है, वो किरचॉफ के नियम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे तो बता देना। ठीक है ना। किरचॉफ के नियम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो ये हो गया आपका किरचॉफ का नियम। एक सेकंड रुक जाओ भाई, अगला नियम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पानी हो जाए। ठीक है, पढ़ लेना भाई। रेगिस्तान क्यों ठंडा होता है, क्यों गर्म होता है, क्या क्या होता है। अगला है, एक लेक्चर और रहा है इसके बाद, ई वेपोराइजेशन, ई वेपोराइजेशन।
एक वेपोराइजेशन होता है कि वेपोराइजेशन होता है, वाष्पन या वाष्पीकरण। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। ये ठंडे के लिए जिम्मेवार होता है। बोलो जी कैसे? यानी द्रव की सतह से, द्रव की, समझ लो, द्रव की सतह से धीरे धीरे, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे किसी भी तापमान पे, एक तो होता है तापमान, किसी भी तापमान पर, तापमान पर यहाँ पर ही लिख लो यार, जल ही लिख लो। ठीक है, जल की सतह से धीरे धीरे किसी भी तापमान पर जल का वाष्प में परिवर्तन होना, वाष्प में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना क्या कहलाता है? जल की सतह से धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, है ना? ठीक है ना? मान लो ये सतह है, यहाँ पर जल है, जल है, द्रव का लिख लेना वहां पे भाई, जल की जगह आप मर्जी आपकी बस। लेकिन समझना आपने जल को ही है, सारा चैप्टर जल पे ही खत्म करना होता है ये हमें, बाकी ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं होती हमें। ये जल है। क्या हुआ, मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर है, उस पे भी वाष्प बन रहा है। 60 डिग्री टेम्परेचर है, उस पे भी वाष्प बन रहा है। 70 डिग्री टेम्परेचर है, उस पे भी वाष्प बन रहा है। 40, 35, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस पे भी वाष्प बन रहा है। ठीक है ना? वाष्प अलग अलग तरीके से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वाष्प बन रहा है। मान लो अगर 100 डिग्री पे समुद्र उबलता और तभी वाष्प बनता, तो कभी बादल बनते क्या? या आपके घरों में चूल्हे जलते मान लो, तो उतना ही पानी जाता, जितना पानी जाता ऊपर वाष्प बन के उसके बादल बनते, फिर बारिश होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने कभी भी देखा भी समुद्र का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता तो सारे जानवर मर नहीं जाते क्या? तो एक फिनोमिना होता है, प्रकृति का अपना अपना नियम होता है। इवेपोराइजेशन, वाष्प किसी भी टेम्परेचर पर बन सकता है। वेपोराइजेशन का मतलब होता है 100 डिग्री पे उबलना। इवेपोराइजेशन का किसी भी टेम्परेचर पर वाष्प बनना। फर्क इतना, एक होता है वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, वाष्पन जिसको बोलते हैं अपन ना, नहीं किसी भी टेम्परेचर पर उबलना नहीं। वाष्पीकरण का, वहां पर वेपोराइजेशन का मतलब होता है भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब जल का पहुंचेगा, यानी तभी वाष्प क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, जो गर्म होने के कारण होता है। और ये ठंडे का एहसास करवाएगा कैसे? किसी भी टेम्परेचर पे, जल के किसी भी टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाता है। वाष्प बनना ही क्या कहलाता है? वाष्प, ई वेपोराइजेशन कहलाता है बस। ठीक है, और वो टेम्परेचर जो है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा, ये कण का टेम्परेचर कहाँ पहुंचा देगा? 100, लेकिन ये उष्मा अपने से ले लेता है। यानी जो नीचे वाला जल है ना, ये जल है और ये क्या है? सतह है। यानी सतह का जल क्या करता है? अपने ही द्रव से, या कोई भी जल है या कोई दूसरा द्रव है, वो अपने ही द्रव से, अपने द्रव से क्या लेता है? अंदर के द्रव से क्या ले लेता है? उष्मा ले लेता है। यानी उष्मा तो है इसके अंदर, उष्मा ले लेता है। लो जी उष्मा तो, और ऊपर वाला द्रव क्या हो जाता है? गर्म होके उड़ना शुरू हो जाता है ना? तो द्रव के किसी टेम्परेचर पर सतह से क्या करना? द्रव का वाष्प में बदलना या गैस में बदलना, क्या? ई वेपोराइजेशन कहलाता है। और इसका परिणाम क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है ना? इसका परिणाम क्या होता है? ठीक है ना? और ये बन गया वाष्प। ये क्या है? वाष्प। तो उसे ई वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी हीट कहाँ से ले रहा है? इससे ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे नीचे वाला हीट ऊपर दे रहा है, तो ये नीचे वाला पदार्थ क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। जब घड़े के अंदर पानी ठंडा हो जाता है जी, कारण क्या है? ई वेपोराइजेशन है। कूलर में पानी ठंडा हो जाता है जी, कारण क्या है? ई वेपोराइजेशन है।
जल्द से जल्द आपको नौकरी मिले, बढ़िया से। लो भाई, इतने ये गिलास आने स्टार्ट हो गए भाई साहब, कितना खतरनाक काम हो गया देख लो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। ठीक है, तो उसे ई वेपोराइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, ये बात लिख लेना, वाष्पन के लिए तापमान की आवश्यकता है। वाष्पन के लिए तापमान की तो आवश्यकता है ही है, तापमान या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो द्रव अपने ही द्रव से प्राप्त करता है, अपने ही द्रव से। यानी इसकी ऊष्मा ऊपर चली जा रही है तो ये क्या होगा, इसकी ऊष्मा कम हो रही है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। तो यानी ये ऊष्मा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो वाष्प हो जाता है ना। हम तो भाई ऐसे ही हैं यार, हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, थोड़ी बहुत यार दिमाग से फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है आपकी, क्लासें थोड़ी सीरियस हो जाती है जिससे थोड़ा हंसने का मौका मिल जाता है बस। बाकी मैं मेरी लाइफ में बहुत सीरियस रहता हूँ भाई, है ना। आपकी क्लास के अंदर है, बाकी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस आदमी हूँ भाई, मेरी लाइफ में बहुत सीरियस आदमी हूँ मैं। ठीक है ना। मैं जो काम की सोचता हूँ ना उसको करके दम लेता हूँ। ये काम अपन ने सोच लिया तो करके दम लेंगे इसको, स्टार्ट किया है तो ख़त्म करने तक पहुँचेंगे अपन। ये नहीं है स्टार्ट कर करके छोड़ दिए, काम पूरा करते नहीं है। तो हम पूरा करने की हरदम कोशिश करते हैं जब तक जान है, ठीक है ना। क्लियर? तो भाई थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेते हैं, वही आपके लिए है। बाकी सीरियस बहुत हूँ मैं अपनी लाइफ में, हंसता हुआ नजर नहीं आऊंगा कभी, है ना। ठीक है, तो वाष्पन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो द्रव अपने ही द्रव से, और फलस्वरूप रिजल्ट क्या निकलता है बताओ इसका, तो पानी ठंडा हो जाता है भैया। द्रव क्या हो जाता है, द्रव ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है, द्रव ठंडा हो जाता है, यानी मतलब ठंडा बहुत प्यारी चीज है। ठीक है ना। यानी वाष्पन के लिए हमें किस किस के, यानी वाष्पन जो है, यानी वाष्पन जो है वो किस पे है समानुपाती होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर घटे बढ़ेगा तो वाष्पन भी, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वाष्पन भी बढ़ेगा। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल समानुपाती लिख लो, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो यहाँ नहीं लिखूँ मैं इसको, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको तो यहाँ यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, वाष्पन। ठीक है ना, वाष्पन अगर बढ़ाना है आपको, ठीक है ना, तो तापमान बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वाष्पन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अगर वाष्पन बढ़ाना है तो वाष्पन बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो। यानी पृष्ठ, सरफेस एरिया जानते ही हो, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका वो ज़्यादा होगा। बताएंगे आपको, दो तीन कंसेप्ट आपके यहाँ पर। ठीक है, तीसरी बात, निकासी दर ज़्यादा हो, निकासी दर ज़्यादा हो किसकी, उष्मा की। निकासी दर ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो वाष्पन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाष्पन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ई वेपोराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर निकासी दर का मतलब उत्सर्जन क्षमता ज़्यादा है किसी की, तो उसका मतलब वाष्पन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो जी कैसे? आपने कभी घड़ा देखा क्या? तो आपको यहाँ एग्जाम्पल लिख लो, घड़ा, घड़ा, घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, ठंडा होना किसका कारण है,
किसका कारण है? तो आप कहोगे जी ई वेपोराइजेशन का। वेपोराइजेशन नहीं है, घड़े का पानी गर्म होकर वाष्प बनता तो ई वेपोराइजेशन। सुराही का पानी ठंडा होता है, सुराही का पानी ठंडा होना ई वेपोराइजेशन। पानी गर्म नहीं होगा फिर भी वेपर बन जाएंगे। उसके बाद कूलर का के पानी का ठंडा होना भी यही कारण है, ठंडा होना, ठंडा होना यही कारण है, ठीक है ना। ठीक है, कूलर सुराही ठंडा, यही एग्जाम्पल है क्या? हाँ, मानव शरीर पसीना आने से, सूखने से ठंड महसूस होना। ठीक है, घड़ा जो होता है मटका, ठीक है ना, मटका, मटके का पानी क्या हो जाता है, गर्मियों में भी ठंडा रहता है। और कुछ कुछ ना, आप ट्राई करना एक बात है। अब आपने कोई सर्दियों में मटका लिया है मान लो, आप ट्राई करना, रियलिटी है ये। सर्दियों में कोई आपने मटका लिया था, मतलब बेचने वाले जो आते हैं उनसे, ठीक है, सर्दियों में आपने मटका लिया, उसको गर्मियों में चाहे आप बाहर रख देना पानी डाल के पूरी धूप में, धूप पूरी चंचनाट झंझनाट करके पूरी चमक रही हो ना, तो भी बाहर रख देना, उसका पानी ठंडा मिलेगा आपको। उसका कारण क्या है? वो कारण मिट्टी, ठंडी मिट्टी है वो। और ज्यादा हाथ वाथ नहीं घुमाना चाहिए घड़े के अंदर, क्योंकि वो उसके सुराख जो होते हैं ना, छिद्र पोर होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे तो ई वेपोराइजेशन नहीं होगा, जिसके कारण वो पानी भी ठंडा नहीं होगा। रोआ घड़ा बोल देते हैं ना उसको, ठीक है ना। मटका, सुराही, सुराही जो होती है ना वो ऐसे, मतलब खेतों में प्रयोग ज्यादातर करते हैं उसको, वही होती है, मटके ही होती है। मटके का दूसरा एक छोटा रूप है सुराही बोलते हैं उसको, है ना। तो सुराही के अंदर भी पानी बहुत ठंडा रहता है, उसका कारण भी है ई वेपोराइजेशन, ठीक है ना। उसका सरफेस एरिया, पानी उसमें कम आता है लेकिन उसका एरिया ज़्यादा बढ़ाया जाता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही पानी ज़्यादा, क्योंकि ई वेपोराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, तो घड़े के अंदर का पानी जो है उसकी उष्मा यानी उसकी हीट क्या आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है, घड़े के बाहर पानी जो उड़ रहा होता है ना, ठीक है ना, वेपर बन के, तो वो हीट लेके जाता है। अंदर वाले घड़े की हीट आएगी, वो बाहर वाली बूंद को देगी, वो उड़ जाएगा, फिर आएगी एक बूंद और बनेगी, वो उड़ जाएगा, यानी हीट अंदर से बाहर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वातावरण के अंदर। इसलिए पानी क्या हो रहा है, पानी का टेम्परेचर घटता जा रहा है, ठीक है। तो वो होता है ई वेपोराइजेशन। कूलर के अंदर क्या होता है, कूलर का चारों ओर इतना छोटा सा बना दे, इतना क्यों बनाया जाता है, इतना डब्बा सा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा जाली के अंदर पानी गिरेगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपोरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, वो ठंडा होता रहता है, जिससे हमें महसूस होती है ठंडक, ठीक है। उसके बाद आपका पसीना आता है, तो जैसे ही आप पसीना सूखता है पंखे के नीचे बैठते हो आपको लगता है जी मजा आ गया, लेकिन रियलिटी क्या होती है भी, आपके जैसे ही पसीना आया तो पसीना क्या है, आपके शरीर पे आ गया, यानी सुराही यानी घड़ा है, सेम का सेम क्या है, हमारे भी छिद्र है, इसके अंदर छोटे 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 पोर है, ठीक है, चमड़ी के अंदर, तो उसके कारण पसीना आया यानी पानी बाहर निकला। अब शरीर के अंदर का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कहाँ आएगा, पसीना ले लेगा, वो टेम्परेचर पसीना लेगा, तो पसीना यानी उष्मा को लेके उड़ गया, ठीक है ना। तो हमारे शरीर को क्या महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। जिस प्रकार घड़ा में पानी ठंडा होता है उसी प्रकार पसीना सूखने पर क्या होता है, इवेपोराइजेशन होगा पसीने का, पंखे के नीचे बैठेंगे, इवेपोराइजेशन होगा तो हमारे शरीर की हीट लेके वो उड़ जाएगा, तो हमें क्या होगी, ठंडक महसूस होगी। तो पसीना आने से हमारे शरीर को ठंडक महसूस क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर के हीट जो है वो उस जो पसीने में चली जाती है, जिससे हमें अंदर से शरीर ठंडा महसूस होता है। तो ये सारी कंसेप्ट थे, ठीक है ना। क्योंकि ई वेपोराइजेशन में द्रव अपने ही द्रव से क्या लेके, हीट लेके क्या हो जाता है, गर्म होकर उड़ जाता है, यानी ये हीट ऊपर जाएगी तो ये उड़ जाएगा। हो गया क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, फंडा क्लियर।
है ना। ठीक है, तो इवेपोराइजेशन समझ में आ गया, बिना गर्म किए अपने आप चलने वाली प्रक्रिया। समुद्र का पानी, यहाँ लिख लो, समुद्र के पानी का वाष्प बनना, वाष्प बनना, क्योंकि समुद्र का 100 डिग्री पे थोड़ी होता है, 100 डिग्री पे जाएगा तो समुद्री ये सारे जीव मर जाएंगे, तो वो भी यही करता रहता है बेचारा, है ना। थोड़ा गर्म होता है लेकिन उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, बादल बनते रहते हैं, बादल बनते रहते हैं ना, तो वही है। क्लियर है। ह्यूमिडिटी लिखो भाई, ह्यूमिडिटी, ये सारे हीट का ही फंडा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वायु में जल की मात्रा, वायु में वाटर वेपर यानी जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायु है मान लो, उसके अंदर कितना जल है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होगी जी, सांस नहीं आ रहा, ह्यूमिडिटी होगी। जैसे नहीं आता, बारिश होती है तब होती है ह्यूमिडिटी, है ना। तो वो ह्यूमिडिटी का मतलब पानी कितना है, वाटर वेपर कितना है, अब आपको दिखाई थोड़ी देगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है उसको तो अलग बात कर, ठीक है ना। यानी हवा के अंदर, एक तो गर्मियों में हुआ पूरी सूखी होती है, जब जून जुलाई का महीना होता है, चपचपाती धूप पड़ती है, तो उसके अंदर क्या होता है बताइए, बहुत सूखी होती है, सूखी होती है ना हवा। और हवा जब सूखी होती है तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी क्या है, यानी ह्यूमिडिटी का मतलब उसमें जल वाष्प कम है, तो कम है तो वो क्या है, नॉर्मल सी बात है, आर्द्रता उसकी कम है। आर्द्रता का मतलब हो गया जल में कितना जल वाष्प आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब यानी वायु है यहाँ पे, ठीक है ना, वायु में जल वाष्प कितना है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो आपके जैसे समुद्री तट, तट पे क्या होती है, समुद्री तट पे हवा जो है उसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र से इवेपोरेट हो रहे होते हैं जो आपके वाष्प कण, वो हवा में मिल जाते हैं, ठीक है ना। और आपको कभी ऐसा है कि बाल्टी भर के लेके जाते हैं ऊपर और बादलों में डाल आते हैं, धीरे धीरे वायु के माध्यम से तो जा रहे हैं, यानी वेपर, वेपर का मतलब वाष्प, छोटे छोटे कण जो आपको दिखाई भी नहीं देते, है ना। ठीक है, तो समुद्री तट पे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ह्यूमिडिटी कहाँ होती है, आप जब जाओगे, जैसे केरला में जाता है कोई, मुंबई में जाता है कोई आपका, ठीक है, बांद्रा वगैरह, गुजरात वगैरह इस हिस्से में, या तमिलनाडु वगैरह, हम वहाँ पे जाते हैं, या साउथ के अंदर जाते हैं, तो समुद्री इलाका है, ठीक है ना। तो चारों तरफ क्या है, एक दिशा में क्या है, भारत की बाउंड्री की चारों ओर समुद्र फैला हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा इवेपोरेट होते हैं, उसके कारण वायुमंडल में नमी ज़्यादा रहती है। नमी रहने को ही हम क्या कहते हैं, जल वाष्प की ज़्यादा मात्रा को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। समझ में आया, समुद्री तट पे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और स्थल वायु होती है ना, स्थल पे नॉर्मली मतलब जहाँ गर्म इलाका होता है तो वहाँ पर क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, कम होती है। स्थलीय हवाओं में कम होती है, ज़्यादातर समुद्री हवाओं में ज़्यादा होती है। और आपका जो वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, तब वर्षा ऋतु में, ऋतु में क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जब हम जुलाई अगस्त का महीना जिसे कहते हैं चौमासा, ठीक है ना, चौमासा कह देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सांस लेना दुर्भर हो जाता है, ठीक है, सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि हवा को खींचते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन हो गया, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है ना। क्लियर है। समुद्री तट पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये तो एक, ठीक है। और ह्यूमिडिटी प्रत्येक स्थान पे बराबर नहीं होती, ये भी लिख लो, ठीक है, यह प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं होती, हर जगह अलग अलग होती है, स्थान पर बराबर नहीं होती है। ये डिपेंड करता है, भी सीधा सीधा कह दो यार, हवा में जल की मात्रा को, हवा में जल की मात्रा कितनी है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है।
एक आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी यानी जल कितना है रे, हवा में जल कितना है रे, हवा में जल कितना है रे, ह्यूमिडिटी यानी निरपेक्ष आर्द्रता। इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं हम। हाइग्रोमीटर याद रखना, हाइड्रोमीटर घनत्व मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, हाइग्रोमीटर। और ये बहुत बार आता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर को हिंदी में आर्द्रता मापी कहते हैं, आर्द्रता मीटर कहते हैं, ठीक है ना, इससे मापा जाता है। रिलेटिव का मतलब भी हवा में कितनी समा सकती है और हवा में कितनी है, ठीक है ना। तो आप इसको लिखो, वायु की या वायु में हाल फिलहाल कितनी है, वायु में जल वाष्प की मात्रा, समझ लो, बाकी ये चीजें अपने आप याद रह जाती है धीरे धीरे, ठीक है। वायु को सैचुरेट करने के लिए, संतृप्त करने के लिए जल वाष्प की मात्रा, लंबा हो गया ना, दोनों का अनुपात होता है, ठीक है। दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है, कुछ भी नहीं है। मान लो गुणा में लिख दो 100%, तो ये किस में मापी जाती है, 100, यानी ये हमेशा किस में मापी जाती है, परसेंट में मापी जाती है। क्या मापी जाती है, परसेंट में, ठीक है। अब याद नहीं रहे, मान लो कुछ नहीं है। सेचुरेट का मतलब हो गया संतृप्त के अंदर आवश्यक मात्रा कितनी है। सेचुरेट का मतलब भी हवा संतृप्त है, यानी तृप्त, संतृप्त यानी सेचुरेट है, उसके लिए जो मात्रा होती है ना, उतनी मात्रा को नीचे रखना है, भी उतनी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम मान के चलते हैं 0 मान लो, ठीक है ना। तो उतनी मात्रा हो सकती है, ठीक है ना। और हाल फिलहाल हवा मात्रा अलग अलग जगह आर्द्रता क्या होती है, अलग। तो यहाँ पर वायु में जल वाष्प की मात्रा का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आप आर्द्रता लिख सकते हो, ये शब्द लिख सकते हो, आर्द्रता। भी आर्द्रता है कितनी, ठीक है, और वायु को संतृप्त करने के लिए कितने जल वाष्प की आवश्यकता होती है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, रिलेटिव। रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर भी, इतनी आवश्यक है और इतनी है, यानी उससे क्या होगी, कम होगी, भी उससे ज्यादा। नीचे वाले का मतलब है इससे ज्यादा वायु के अंदर जल वाष्प रह ही नहीं सकते, समझे आप, भी इससे ज्यादा रह ही नहीं सकते, समझ में आई बात। इससे ज्यादा नहीं रह सकते तो इससे कम कम रहेंगे ऊपर वाले, यानी जितनी है, यानी जितना आ सकता है, ठीक है ना। मैं कह दूं, ठीक है, मैं इसी बात को ऐसे कह दूं, मैं कह दूं मेरे पास ये 1000 लीटर का ड्रम है, ठीक है, तो इसमें कितना आ सकता है, बोलो जी 1000 आ सकता है, लेकिन मैं इसमें भर दूं मान लो 700 लीटर, मैंने भर दिया इसको कितना, 700 लीटर। सेचुरेट का मतलब क्या है, इतना भर दिया, यानी मैंने भरा तो 700, लेकिन आ 1000 सकता है, तो मैं कहूँगा कितना परसेंट भरा हुआ है, तो इसको मैं कह दूंगा रिलेटिव, ठीक है ना। मैं कह दूंगा कितना परसेंट, तो आप कहोगे जी 700 भरा हुआ है, ऊपर वाला देखो आर्द्रता का मतलब ये, ठीक है, और 1000 मैं भर सकता हूँ, ठीक है, तो आप कहोगे जी इसका परसेंटेज निकाल लो, आप ये लो रगड़ दो एक, तो आप कहोगे जी 70% हो गया, यानी रिलेटिव आर्द्रता कितनी होगी, 70%। यानी मैं हवा में कितना जल वाष्प भर सकता हूँ, और हवा में कितना जल वाष्प भर सकता हूँ, और हाल फिलहाल कितना है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव आर्द्रता कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा क्या, भी 1000 लीटर में भर सकता हूँ लेकिन 700 भरा हुआ है, यानी ये नीचे वाली मात्रा वो मात्रा है जो इससे ज्यादा आए नहीं। संतृप्त का मतलब तृप्त हो गई, अब इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, तो हम कहते थे तो खा के पी के डकार लेके बोल दीजिए काया तृप्त होगी, इससे ज्यादा और नहीं चाहिए, यानी उतना। और
आपने खाया कितना, भी एक तो तृप्त हो जाओ आप खा के वो, और एक आपने खाया कितना, उन दोनों का अनुपात ही क्या है। भी आपका 5 लीटर का अमाशय है, मान लो आप 3 लीटर खाते हो, तो 3/5 गुणा में 100, 25, 20 5 100, यानी 60% आपकी क्या हो गई वहाँ पे रिलेटिव कैपेसिटी हो गई है ना। उसी प्रकार ये है भी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये समझ में नहीं आता जल्दी से, लेकिन आप इसको ऐसे समझा देंगे भी हो जाएगा क्लियर। अब क्या बच गया बताओ, क्योंकि ये शब्द तंग करता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आर्द्रता, ठीक है ना, सीधा लिख सकते हो आर्द्रता, ऊपर वाला शब्द लिख लो, क्योंकि जल में, वायु में जल वाष्प की मात्रा, वायु में जल वाष्प की मात्रा एक ही तो बात है। आर्द्रता बटे में संतृप्त वायु में जल वाष्प, और आसान कर लो गुणा में 100%, परसेंटेज में आ जाएगी। तो इसका मात्रक मूत्रक नहीं है, क्योंकि अनुपात है ये, ठीक है, अनुपात है। तो याद रखो, आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, वायु का टेम्परेचर बढ़ाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही फंडा है, कभी क्लियर नहीं होता बच्चों का। बोले ह्यूमिडिटी कैसे बढ़े, टेम्परेचर बढ़ाने से ह्यूमिडिटी कहाँ बढ़ती है, जल की मात्रा तो कम होती है। ह्यूमिडिटी कम, ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन यहाँ बताओ आप, ह्यूमिडिटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ह्यूमिडिटी कम होगी, रियलिटी है ये, है ना। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। देखो, वायु में जलवाष्प की मात्रा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, टेम्परेचर, वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जलवाष्प की मात्रा क्या कम हो जाएगी, यानी ये आंकड़ा तो वही रहेगा ना, ये आंकड़ा तो वही रहेगा जो वहां की वायु को संतृप्त करने में लगा हुआ है। यानी मैं कह दूं यहाँ 1000 है तो ये तो 1000 ही रहेगा ड्रम। अब आप इसमें 300 डालो, 100 डालो, 50 डालो, वो आपकी मर्जी है। यानी ये नीचे वाला आंकड़ा तो 1000 ही रहेगा, ऊपर वाला आंकड़ा बदल जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ऊपर वाला आंकड़ा क्या हो गया, कम हो गया। यानी वायुमंडल में जल वाष्प क्या हो गया, कम हो गया। और जल वाष्प कम होने से क्या हो जाएगा, जल वाष्प कम होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी निरपेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे देना, ठीक है ना। कैसे हो जाती है बता दिया मैंने, ठीक है। तापमान ज्यादा होने पर रिलेटिव, याद रखना, यानी सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, न कि ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब देखो यहाँ पर ये चीज नोट करके लिख लेना। मैं फिर बता देता हूँ, आर्द्रता कम नहीं होती, आर्द्रता कम नहीं, आर्द्रता बढ़ती है या कम होती है, रिलेटिव, अरे रिलेटिव आर्द्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जब ये, ठीक है, क्लियर हो जाएगा क्या फंडा। ह्यूमिडिटी, तापमान बढ़ाने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उल्टा तो नहीं बता दिया ना, क्योंकि ठीक है, हो जाएगा क्लियर। तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और लिख लो भाई, एक क्या होता है, एसी यूज करते हो आप, एयर कंडीशनर बोलते हैं इसको आप, एयर कंडीशनर, यही होता है क्या, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको वातानुकूल, कूल,
लन। ठीक है, ये क्या लफड़ा होता है जी। ठीक है, ये हमें तीन चीजों से रिहात दिलाता है। अगर हवा ज्यादा है तो एक तो ये तापमान से रिहात दिलाता है हमें, ठीक है ना। और एक ह्यूमिडिटी से निजात दिलाता है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता से निजात दिलाता है, सर्दियों में ज़्यादा काम आता वो जो चौमासे में ज़्यादा काम आती है ना। और एक हवा की गति को नियंत्रित करता है, तीन चीज़ों से नियंत्रित करता है। क्योंकि आपको जब आराम करना है, बोलो जी आरामदायक ज़िंदगी तभी होती है जब 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर हो, फालतू हवा ना आए, आराम से हवा मंद मंद चल रही हो, मज़ा आ जाएगा सर जी। ह्यूमिडिटी हो न, यानी देखा होगा आपने भी, ह्यूमिडिटी आपके कमरे में जो है ना उसको एसी बाहर निकालती है। देखा होगा बाहर एक पानी भरता, पानी एसी के अंदर से नहीं आता, वो आपके कमरे के अंदर जो हवा में क्या थी, ह्यूमिडिटी थी, हवा के अंदर जो आर्द्रता थी, यानी जो आर्द्रता है, जल वाष्प की मात्रा है, उसको एसी अपनी तरफ खींचती है और वो क्या करती है, चिपकाती है उसको। जब वो कोयल को टच करती है तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि कोयल उसकी ठंडी होती है, ठीक है ना, कूलिंग कोयल। वो ठंडी होते ही क्या हो जाता है, वेपर किसमें, पानी में बदल जाता है और पानी धीरे धीरे निकलता रहता है, ठीक है। तो वो पानी एसी के अंदर से नहीं आता, वो आपके कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी का पानी है, यानी जल वाष्प जो हवा के अंदर है उसको खींच रहा है वो। तो ये भी ध्यान रखना, एसी कुछ कुछ कोई कारणों से नुकसानदायक भी है, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम खींचना है, ठीक है। उससे आपका जल, शरीर का जल भी खींच लेगी, बोलो जी चूस थोड़ी मारती है ऐसे, है ना। तो तापमान, एसी फायदेमंद नहीं है ज़्यादा और बाहर नुकसानदायक है। आज देखो जितनी गर्मी पड़ने का कारण है ना वो एसी है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ती है। एसी, फ्रीज हो गया, हवाई हवाई जहाज हो गए आपके, ठीक है ना, जितने भी है, गाड़ियों के एसी हो गई, कूलेंट वगैरह हो गए, ये करते क्या है बताओ भाई। आप अंदर ठंडा है बाहर गर्म है भैया, यानी बाहर तो गर्मी फेंक रहे हैं ना ये, ठीक है। तो बाहर जो गर्मी फेंक रहे हैं और उसके साथ में ये जो आपकी ओजोन परत का क्षरण भी हो रहा है किसी कारण से, तो वो किसके कारण हो रहा है, फ्रीओन वगैरह गैस यूज होती है एसी के अंदर, फ्रीओन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज होती है, ठीक है ना, फ्लोरो। तो ये CFC जो है, तो ये क्या करती है बताओ, ये नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो गर्मी बढ़ने का कारण ये जो दिनों दिन आपका ग्लोबल वार्मिंग वाला लफड़ा हो रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप देख लो गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सर्दी कम होती जा रही है, ठीक है। तो तापमान पर नियंत्रण करने का काम करता है, और तापमान कितने, 25 डिग्री से 16 तक ले आता है जी। लेकिन ये आपके लिए आरामदायक की बात कर रहा हूँ, वो तो ठंडा मारेगा फिर आपको, 23 से क्या करता है, 25 डिग्री तक। और ह्यूमिडिटी को 60 से 65% तक लेके आता है, ठीक है। हवा की गति 0.0125 मीटर पर सेकंड से 0.1014 मीटर पर सेकंड तक सेट करता है। जो आपके आरामदायक जिंदगी है, ये जो आपके लिए क्या है, आरामदायक जिंदगी है, आरामदायक होता है, ठीक है ना। क्योंकि स्वास्थ्य के अनुकूल भी होता है, जो कम करते हो आप, लेकिन स्वास्थ्य के इतना काम हो जाए ना सर, अनुकूल होता है भी। हर जगह क्या होता है, वेरी करता है यार टेम्परेचर, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर कहीं कम टेम्परेचर। मान लो अदर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी टेम्परेचर में जैसे ही बदलाव आता है, खाने पीने में बदलाव आता है, हवा में बदलाव आता है, तो क्या बंदा का बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो एसी वगैरह सेट करके आप दूसरी जगह जाते हो तो एसी को इस प्रकार से सेट कर लेते हैं ताकि टेम्परेचर में बदलाव न हो, जिसके कारण हमारे शरीर पर ज़्यादा भारी नुकसान ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल फीवर ज़्यादा होगा, कारण है क्योंकि अब एकदम से गर्मी आई है, एकदम से 2-3 दिनों के पीछे आपने देखा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एकदम शरीर क्या करता होता है, इस चीज़ को अनुकूल नहीं होता, अडेप्ट नहीं कर पाता मौसम को। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो कर लेगा। एकदम से ठंड हो जाए, एकदम से गर्मी हो जाए, तो उसके हिसाब से बीमारी ज़्यादा बनती है। तो शरीर एकदम से इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता, जिसके कारण बुखार वगैरह या फीवर वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एसी है, एसी से आपसे पूछ लिया जाए तो भी शरीर के लिए आरामदायक हवा जो है उसकी गति कितनी होनी चाहिए, वायु की गति जो है, एयर, ठीक है ना,
वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे 0.0125 मीटर पर सेकंड से लेकर 0.0146 मीटर सेकंड हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। आर्द्रता 60 से 65% हो, कोई दिक्कत नहीं आती। 23 डिग्री से 25 डिग्री तक टेम्परेचर हो, कोई दिक्कत नहीं आती। ये शरीर के लिए अनुकूल टेम्परेचर, अनुकूल आर्द्रता है, ठीक है ना, अनुकूल टेम्परेचर, अनुकूल आर्द्रता है। ठीक है। हाइग्रोमीटर लिख लिया आपने, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? हाइड्रो का मतलब भी जल होता है, हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता है, ठीक है ना। तो ये तो मापता है सापेक्षित या अपेक्षित या निरपेक्ष आर्द्रता। ये तो किसके लिए मापता है? आर्द्रता, ठीक है। लेकिन ये घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखना। भी जल के घनत्व की तुलना में दूसरी वस्तु जो तैर रही है या डूब रही है उसका घनत्व कितना है, तो ठीक है, तो ये घनत्व मापी है। और ये क्या है? ऊपर वाली आर्द्रता मापी है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है ना, आर्द्रता मापी, क्योंकि दोनों जल से रिलेटेड है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाइड्रो, ठीक है ना, गहन है तो, ठीक है ना, गह, जी एच से गह बनेगा, डी एच बना लो यार, डी एच से गह बन जाएगा। क्या करता, ठीक है। और घनत्व क्या होता है ये आपको पता ही है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी किलोग्राम पर मीटर क्या होता है आयतन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत हो गया। थोड़ा बहुत और रहता है, एक लेक्चर और रहता है हीट का, कर देंगे, आगे कर देंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका रहता है मापक विधियाँ आपकी जो है, आपका पीएस क्या है, तो फिजिक्स का जो पार्ट है वो इतना ही है। उसके बाद आप देखेंगे मैथ को भी हाथ डाल सकते हैं आप, अगर टाइम लगा तो। और कुछ टॉपिक आपके इलेक्ट्रिकल के रहते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, पढ़ते रहो और सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहो। भगवान आपको जल्द से जल्द एक प्यारी सी नौकरी दे, भगवान जल्द ही आपकी सुनेगा। मेहनत करते रहिए इसी तरीके से और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं रोक पाएगा, किसी में दम नहीं है, इस तरीके से आपने मेहनत की। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।